हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर दिया था और कुछ टॉपिक इसके हमने क्लियर कर लिए थे और थोड़ा बहुत ही बच रहा है। चैप्टर ज़्यादा कुछ है भी नहीं है, थोड़ा ही है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 नेम इज़ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। ओके, तो इसके अंदर हमने काफ़ी हद तक कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर लिया था। इसमें हमने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को स्टडी किया था, है ना। तो उसके अंदर हमें जो सर्कुलेशन चलता है, जनरल सर्कुलेशन, उसको हमने स्टडी किया था कि कैसे होता है वहाँ पे। हमने सीजनल वाइंड्स को स्टडी किया था कि जो मौसमी जो हवाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से वहाँ पे होता है। तो ये सारी प्रोसेस हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर अब हम स्टडी करने वाले हैं जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ओशियन। मतलब जो ओशियंस पे जो इफेक्ट होते हैं, है ना, इफेक्ट ऑन ओशियन, जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसके फिनोमिनन हैं, उनको अब हमको स्टडी करना है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण, वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों पर प्रभाव, ठीक है, और महासागरों पर प्रभाव। अब देखना है हमको कि जो महासागर होते हैं, जो ओशंस होते हैं, इनके ऊपर इफेक्ट किस तरीके से आता है। मतलब जो एयर है, जो हवा है, उसका इफेक्ट कैसे आता है। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो बुक है उसमें एक टर्म दी हुई है, कौन सी है, एंसो। एक टर्म दी हुई है आपको। अब एंसो क्या होता है वो भी देखना है हमको। एक टर्म दी हुई है आपको, एंसो। अब ये जो एंसो है ये दो पार्ट से मिलकर बना है। मतलब ये जो एंसो है ना, इसके दो पार्ट्स किए गए हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो एल नीनो है ना, कौन सा है, एक एल नीनो, और एक है साउथर्न ऑस्किलेशन, साउथर्न ऑस्किलेशन। ओके, क्लियर हो गया होगा, ऑस्किलेशन। अब देखिए ये जो एल नीनो भी है ये क्या होता है, इसको अभी हम पूरा एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ने वाले हैं। जो अभी हम एक्टिविटी जो करेंगे वो एक्टिविटी इसके अंदर देखना है कि एल नीनो क्या होता है। इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग फेज होगी, ओके, फिर उसके बाद एल नीनो क्या होगा वो देखेंगे, स्टार्टिंग फेज को देखेंगे, फिर एल नीनो को देखना है। अब एल नीनो क्या होता है उसको तो हमको पढ़ना ही है ना, और फिर देखना है हमको ला नीनो। अब क्या होता है ये एक एक्टिविटी के थ्रू हम देखने वाले हैं। और जो एक्टिविटी देखेंगे, अब देखिए साउथर्न ऑस्किलेशन जो एंसो जो होता है ये कहाँ होता है, जस्ट बिलो द इक्वेटर, बिलो द इक्वेटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। कहाँ पे होता है। अब ये जो एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी को अभी हम जो एक्टिविटी स्टडी करने वाले हैं उसके बारे में, कहाँ पर है ये, जस्ट बिलो द इक्वेटर, इक्वेटर से ठीक नीचे, और कहाँ पे, साउथर्न हेमिस्फीयर, है ना। कहाँ देखेंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो ये तो एक लैंग्वेज थी कि हमको एक टर्म दी हुई है, हमारी जो बुक है उसमें टर्म दी हुई है, कौन सी, एंसो। अभी जो एंसो है ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सा, एल नीनो और एक साउथर्न ऑस्किलेशन। अब जो एल नीनो है इसके अंदर 3 स्टेप यहाँ पे चलती हैं, तो ये 3 स्टेप हम देखेंगे कैसे चलेंगी, है ना। और साउथर्न ऑस्किलेशन मतलब यहाँ पे एक एक्टिविटी होगी। ये जो एक्टिविटी हो रही है, जो एंसो की जो एक्टिविटी हो रही है, ये कहाँ हो रही है, जस्ट बिलो द इक्वेटर इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब वो एक्टिविटी को हम देखते हैं। वो जो एक्टिविटी है तो हम किस में देख रहे हैं, पैसिफिक ओशियन। हम मान लें कि हमारा एक पैसिफिक ओशियन है, ये है हमारा कंप्लीटली एक पैसिफिक ओशन बना लेते हैं। ये है इंडिया,
प्रॉपर डायग्राम नहीं बनेगा, पहले ही बोल दिया मैंने आपको, तो थोड़ा वेट। ये है इंडिया, है ना, कंप्लीट ऊपर का नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है इतनी। ये है ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। एंड देन इसको बना रहे हैं हम साउथर्न अमेरिका, जो हमारा साउथर्न है ना, कौन सा है, साउथर्न अमेरिका। पहले ही बोल दिया मैंने, प्रॉपर डायग्राम नहीं है, इतना स्पेस नहीं है हमारे पास यहाँ पे कि हम एक प्रॉपर डायग्राम यहाँ पे क्रिएट कर सके, है ना, ओनली समझाने के लिए है ये सब। और ये आप देखिए, ये है हमारा कंप्लीट एक पैसिफिक ओशियन। क्या है ये हमारा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन है ये हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वार्म करंट्स है। क्या है यहाँ पे, वार्म करंट्स है। क्या है, सिंपल सी बात है, वार्म करंट तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या है, वार्म करंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रेड विंड जो होंगी, जो व्यापारिक जो पवनें जो होंगी, जो हवाएं हैं, वो क्या करेगी, जो वार्म करंट्स हैं उनको आगे की तरफ लेके जाएगी। क्या करेगी, जो ट्रेड विंड्स जो हैं, यहाँ पे क्या है, ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड्स क्या करेंगी, ये ट्रेड विंड्स करती है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम जनरल इफेक्ट देख रहे हैं, है ना, और ये एल नीनो क्या होता है उस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग जो फेज होगा वो क्या होगा, जो ट्रेड विंड्स होंगी वो क्या करेंगी, जो वार्म करंट्स हैं उनको आगे की तरफ क्या करेगी, धकेलेगी, मतलब वो आगे की तरफ क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। अभी जो वार्म करंट है ना, इनको क्या करेगा, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये क्या चल रही है, ट्रेड विंड, ये वार्म करंट चल रहे हैं, ये वार्म करंट्स क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे की तरफ मूव कर रहे थे तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा है, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन, और ये कौन सा है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो सीधी सी बात है, इतना तो हमको पता ही है ना। तो ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये क्या करेगी, वार्म करंट्स को आगे की तरफ बढ़ाएगी। अब जब आगे की तरफ बढ़ाएगी तो ये वाला आपको पता है, ये कौन सा पार्ट है, ये लैंड वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है यहाँ पे, ये लैंड वाला पार्ट है। अब ये जो लैंड वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये लैंड वाला पार्ट है। अब लैंड वाला पार्ट है तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे गर्मी है। क्या है, यहाँ पे गर्मी है। तो मतलब ये ट्रेड विंड्स क्या करेंगी, वार्म करंट्स को जब आगे बढ़ाएगी तो गर्मी की वजह से आपको पता है, जब यदि गर्म जब होगा, जो एनवायरनमेंट जब गर्म होगा तो हवाएं क्या करेंगी, ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। ये जो ट्रेड विंड्स हैं, ये जो करंट्स हैं, ये क्या होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे। क्यों, क्योंकि गर्म होने की वजह से क्या होगा, तो जब एटमॉस्फेयर जब गर्म होता है, मतलब यहाँ पे क्या है, गर्मी है, और जब गर्मी होने की वजह से क्या होगा, जब हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी तो क्या होता है, वेपर बन जाता है और रेनफॉल वहाँ पे हो जाता है। ऐसा ही कुछ होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर की तरफ उठेगी और क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल होगा। क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये रेनफॉल होता है, ओके। क्या होता है, ये रेनफॉल यहाँ पे होता है। अब देखिए जब ये रेनफॉल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्मी है। जब रेनफॉल हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, जो टेम्परेचर है उसमें कमी आ गई, है ना। जब रेनफॉल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, टेम्परेचर में कमी आ गई। अब टेम्परेचर में जब कमी आ रही है तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये कोल्ड वाले पार्ट है, ठंडे वाले पार्ट है। तो आपको पता है कि जो ट्रोपोस्फीयर जो हमारी लेयर है उसमें ऊपर की तरफ क्या होता है, अपर लेयर में क्या होता है, वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो हवा है वो क्या होगी, इस तरीके से कुछ मूव करेगी। यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, यहाँ पे रफ कर देते हैं हम पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हवा है, ये हवा क्या करेगी, मूव करेगी, और कुछ मूव इस तरीके से करेगी, ठीक है, इस तरीके से मूव करेगी। तो ये वाला भी पार्ट क्या है, टेम्परेचर यहाँ भी कम है और यहाँ पे भी क्या है, टेम्परेचर कम है। तो इट मीन मॉइस्चर तो यहाँ पे कम है, मतलब दोनों जगह टेम्परेचर जब कम हो रहा है तो मतलब क्या है, यहाँ पे
क्या हो रहा है यहाँ पे, मॉइस्चर कम हो रहा है, और जब मॉइस्चर कम होगा तो ड्रॉट एरिया आ जाएगा, मतलब बिल्कुल जो सूखा एरिया, तो सूखा एरिया होने की वजह से जो हवा है वो क्या होगी, भारी होगी, ठीक है, उसके अंदर क्या है, भारीपन आ जाएगा, मतलब वेट उसका ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे जब उसका वेट ज़्यादा होगा तो वो नीचे की तरफ झुक जाएगी। मतलब पहले तो क्या हुआ, हल्की थी, ट्रेड वाइंड्स क्या कर दिया, ट्रेड वाइंड्स वार्म करंट्स को आगे की तरफ ले गई, और उसके बाद क्या हुआ, लैंड एरिया पे पहुंचने के बाद वहाँ पे जो हवा है वो, जो एटमॉस्फेयर है उसे गर्म होने की वजह से जो हवा है वो ऊपर की तरफ उठ गई, और जब वो ऊपर की तरफ उठी तो वहाँ पे क्या हो गया, रेनफॉल हो गया, मतलब बारिश वहाँ पे हो गई, और जब बारिश हुई तो वहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर कम हो गया। ये वाला जो एरिया है ट्रोपोस्फेयर वाला, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बिल्कुल कम होता है, हम पहले स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब ट्रोपोस्फेयर वाली जो लेयर है, सौरमंडल वाली जो लेयर है, ऊपर का जो उसका पार्ट होता है वो कौन सा होता है, ठंडा होता है, मतलब टेम्परेचर क्या होता है वहाँ पे कम होता है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से तो ये वाला भी टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, वो मूव करेगी, मूव करेगी। तो जब यहाँ पे भी मॉइस्चर नहीं है और यहाँ पे भी मॉइस्चर नहीं है ना, यहाँ भी मॉइस्चर नहीं होगा, यहाँ भी मॉइस्चर नहीं होगा, तो क्या होगा, हवा क्या होगी, भारी होने लग जाएगी, और जब उसमें वेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो अपने आप नीचे गिर जाएगी। तो ये क्या होता है, ये एक साइकिल होता है, क्या होता है, ये एक सर्कुलेशन इसे हम बोलते हैं, क्या होता है, ये एक सर्कुलेशन होता है ना। अब ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। ये क्या होता है, मतलब ट्रेड विंड जो होंगी वो पहले तो क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, मतलब स्ट्रॉन्ग थी तो वो वार्म करंट्स को आगे ले गई। ऑस्किलेशन यही तो होता है, जो हवा होती है वो पहले तो तेज़ी से आगे जाती है ना। ऑस्किलेशन क्या होगा, जो हवा है वो पहले तो तेज़ी से जाती है और फिर बाद में वो वीक हो जाती है, फिर वापस से रिपीट होके आ जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी, जो ट्रेड विंड्स है वो पहले स्ट्रॉन्ग होती है, फिर वो वीक होती है एंड देन फिर स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चलती रहती है। तो मतलब अभी जो मैंने आपको एक स्टेज बताई थी, जो फर्स्ट स्टेज जो थी हमारी एल नीनो की स्टार्टिंग जो फेज थी वो थी क्या, ये वाली फेज थी। इसे हम एक न्यूट्रल फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल फेज। मतलब ये क्या है, एक न्यूट्रल एक्टिविटी है कि किस तरीके से होती है। ये ओशंस या साउथर्न की हम बात कर रहे हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो कंप्लीट प्रोसेस चल रही है, एक्टिविटी जो चल रही है, साउथर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए एल नीनो क्या हो रहा है। अब एल नीनो क्या है, एल नीनो में यहाँ पे तो क्या हो गया, देखिए यहाँ तो क्या हुआ, ये जो ट्रेड विंड्स है ये क्या है, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रेड विंड्स जो हैं ये क्या होंगी, बिल्कुल वीक होंगी। जो ट्रेड विंड्स हैं ये क्या होंगी, वीक होंगी। अब वीक होगी तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब जो ट्रेड विंड है जो वीक होगी ये वार्म करंट को आगे नहीं ले जा पाएंगे। जब ऑब्वियसली जब ट्रेड विंड जो व्यापारिक जो पवनें हैं ये कैसी होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो वो वार्म करंट्स को आगे ले जा पाएंगी, ठीक है। और यदि ये वीक होंगी तो ये वार्म करंट को आगे नहीं ले जा पाएंगी। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी, यहाँ पे प्रोसेस होगी, जो ट्रेड विंड वाला जो एरिया है, मतलब यहाँ पे जो वीक वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या होगा, कंडेंस होगा, क्या होगा, सॉरी कन्वेक्शन यहाँ पे होगा। तो कन्वेक्शन जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लड वाली स्थिति आ जाएगी। मतलब फ्लड वाली क्या होगी सिचुएशन। ये वाले जो एरियाज हो जाते हैं उस टाइम पे कौन से हो जाते हैं, जब ट्रेड विंड क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो ये वाले जो एरियाज हैं, मतलब ईस्ट वाले जो एरिया हैं क्या कौन से हो जाते हैं, जो ईस्ट वाले एरिया हैं कैसे हो जाते हैं, रेनफॉल, मतलब यहाँ पे फ्लड की पोजीशन सिचुएशन यहाँ पे हो जाती है। जब ट्रेड विंड क्या हो जाती है, जो व्यापारिक पवनें जो हैं जब वीक हो जाती हैं तो क्या हो जाता है उस टाइम पे, जो ईस्ट वाले जो एरियाज हैं, ईस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन ज़्यादा होने लग जाती है। मतलब यहाँ पे फ्लड आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ओके। लेकिन यहाँ पे हमने अभी इस वाले एरिया की बात करी, किसकी बात करी, इस वाले एरिया की। अब इस वाले एरिया की यदि हम बात करते हैं तो इस वाले एरिया में क्या होगा, ट्रेड विंड आगे नहीं जा पा रही, तो मतलब ये वार्म करंट आगे नहीं जा रहे। तो वार्म करंट जब आगे नहीं जा रहे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कोल्ड करंट है ये तो चलेंगे ना। अरे जब वार्म करंट नहीं है बट कोल्ड करंट तो चलेंगे, यहाँ पे गर्म नहीं है तो ठंडा तो चलेगा ही ना। तो ये जो गर्म धाराएं बह रही थी वो तो नहीं जा रही है,
लेकिन क्या होगा यहाँ पे कोल्ड करंट यहाँ पे कंटिन्यूसली चलेगा, और जब कोल्ड करंट यहाँ पे चलेगा तो यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली पहले हम बात कर चुके हैं कि टेम्परेचर क्या है, कम है, मतलब सॉरी लैंड एरिया है तो टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने की वजह से रेनफॉल होगा। क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल होगा। ओके, तो ये एक प्रोसेस चलती रहती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल नीनो। क्या बोलते हैं इसको हम, एल नीनो। अब एल नीनो क्या होता है, फिर से रिपीट कर लीजिए। जो ट्रेड विंड जो हैं, ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, जो जब ट्रेड विंड क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, तो स्ट्रॉन्ग होने की फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं हम। जब फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जब ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग होती है तो वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वार्म करंट्स को वो आगे की तरफ ले जाती है, और आगे की तरफ ले जाने के बाद जब वो लैंड एरिया पे ट्रेड विंड पहुंच जाती है, वार्म करंट जब लैंड एरिया पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल होगा। क्यों, क्योंकि जो हवा है वो ऊपर उठ के वेपर बन जाती है और रेनफॉल वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो जो ट्रेड विंड्स हैं, जो वार्म करंट, जो करंट्स जो वहाँ पे चल रहे हैं वो क्या होंगे, ईस्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, और जब वो ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पे ईस्ट में भी क्या है, टेम्परेचर कम है, और वो जो वाइंड्स जो आ रही है वहाँ पे भी क्या है, टेम्परेचर उनमें कम है, उनमें मॉइस्चर नहीं है, वेट ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद सेकेंड स्टेज आई एल नीनो। फर्स्ट स्टेज हमने देख लिया, तो ये क्या है, कंटिन्यूसली एक साइकिल चलता रहता है। उसके बाद सेकंड में क्या हुआ, पहले स्ट्रॉन्ग हुआ फिर वीक हुआ, तो जब वीक वाली जो कंडीशन आई, तो वीक वाली कंडीशन में क्या होगा, ट्रेड विंड जो है वो वार्म करंट्स को नहीं ले जा पाएगी, वो वहीं की वहीं रह जाएंगे। जो ट्रेड विंड्स है वो वार्म करंट को नहीं ले जाएगी, और वहाँ पे क्या होगा, कन्वेक्शन होगा, और कन्वेक्शन होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन ज़्यादा हो जाएगी। जो ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पे फ्लड्स की सिचुएशन ज़्यादा हो जाएगी। और जब ये ट्रेड विंड्स जब इसको आगे नहीं ले जा रही, यहाँ की बात खत्म, और यहाँ पे जब क्या होगा, कोल्ड करंट तो चल रहा है, लैंड एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या होगा, यहाँ पे कंडेंस होगा, और कंडेंस होगा तो क्या होगा, रेनफॉल होगा। ओके, तो सेकंड स्टेज भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेज आती है वो कौन सी, ला नीनो। अब ला नीनो के अंदर क्या होता है, ला नीनो भी वही पहले क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, फिर वीक, एंड देन फिर स्ट्रॉन्ग। तो जो स्ट्रॉन्ग वाली जो कंडीशन है वो चलती रहती है। ठीक है, मतलब ये जो कोल्ड करंट जो है, यहाँ पे जो कोल्ड करंट है, वार्म करंट तो जाएंगे आगे, है ना। स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं ना, पहले क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ, स्ट्रॉन्ग की कंडीशन हमने देख ली। फिर ट्रेड विंड कैसे हुई, वीक हुई, वीक की हमने कंडीशन देख ली। फिर बाद में क्या हुआ, जो ट्रेड विंड है वो वापस से स्ट्रॉन्ग हो रही है, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो क्या होगा, जो कोल्ड करंट है वो वापस से क्या होंगे, धीरे धीरे स्किप करते चले जाएंगे, वापस से वो मूव कर जाएंगे पीछे की तरफ, और जो वार्म करंट है वो आगे की तरफ चल जाएगा, और लैंड एरिया पे पहुंचने के बाद रेनफॉल हो जाएगा। रेनफॉल होने के बाद फिर वही एक साइकिल बन जाएगा, सर्कुलेशन यहाँ पे होता चला जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक जनरल जो इफेक्ट होता है ओशंस पे वो किस तरीके से होता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था, और ये एक आपको टर्म भी दी हुई है, एनसो। और ये जो पूरा जो प्रोसेस जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनसो। क्या बोलते हैं इसको हम, एनसो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली है, तो प्लीज़ यूज़ लीजिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है एयर मासेज। एयर मासेज, अब एयर मासेज मतलब जो वायु राशियाँ जो होंगी उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। और वायु राशियाँ क्या होंगी, देखिए वायु राशियाँ होती हैं जैसे एयर के अंदर आपको पता है क्या है, वेट भी है, मास भी है, वॉल्यूम भी है इसके अंदर। ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। आपको पता है कि इसमें क्या है, वाटर वेपर। ये तो सारी प्रोसेस यहाँ पे चलती है। सॉरी, थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। कोई बात नहीं, हम इस वाले एरिया में देख लेंगे, है ना, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है एयर मासेज। क्या है, एयर मासेज। अब एयर मासेज का हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, वायु राशियाँ। इसका होता है वायु राशि। अब वायु राशियाँ क्या होती है वो मैंने अभी आपको बताया, वॉल्यूम ऑफ एयर
एयर डिफाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, ठीक है, वेपर कंटेंट। तो सिंपल सी बात है ये तो, टेम्परेचर, वाटर वेपर कंटेंट। पता है आप लोगों की कि एयर के अंदर क्या क्या होता है, तो ये वही चीज़ें, टेम्परेचर, वाटर वेपर, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद देखिए आप लोगों को 5 मेजर रीजन दिए हुए हैं, मतलब जोन्स जिसे हम बात करें, जैसे आपको वायुदाब पेटी आपने पढ़ी होगी, तो ये यहाँ पे हमको जोन्स दिए हुए हैं। कौन कौन से जोन्स दिए हुए हैं वो देखिए, 5 मेजर जोन दिए हुए हैं आप लोगों को। जैसे हमारे ग्लोब में यदि हम देखें तो वहाँ पे आपको जोन दिए हुए हैं। तो कौन कौन से रीजन हैं वो देख लेते हैं। वार्म ट्रॉपिकल, एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन, वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन, ठीक है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। कटिबंधीय महासागर, ओके। वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। सेकंड है दी सब ट्रॉपिकल, दी सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, ओके। उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, ओके। उसके बाद थर्ड वाला जो है वो है कोल्ड हाई लैटिट्यूड। कोल्ड हाई वाले जो एरियाज हैं, कोल्ड हाई लैटिट्यूड्स ओशियंस, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है उच्च अक्षांशीय, उच्च अक्षांशीय, है ना, ठंडे महासागर, ठंडे महासागर। उसके बाद फोर्थ आपको दिया है स्नो कवर्ड, कॉन्टिनेंट्स इन हाई लैटिट्यूड। लैंग्वेज है तो प्लीज लिखना तो पड़ेगा ही, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हाई लैटिट्यूड, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है उष्ण अक्षांशीय, अति शीत बर्फ। जो बर्फ वाले, जो आइस वाले जो कवर्ड एरियाज है वो हैं, और कौन कौन से हैं उसको भी मैप के थ्रू देखेंगे पूरा। अति शीत बर्फ, है ना, आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्र। एंड देन लास्ट जो है हमारा आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। कौन सा है? आर्कटिक एंड अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम तो कंज्यूम होता ही है लिखने में, तो लैंग्वेज है तो देखिए 5 मेजर रीजन आप लोगों को दिए हुए। फर्स्ट है वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय महासागर। अब जो इसका जो एरिया है ये कौन कौन से एरिया है देखिए, इक्वेटर पे, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री और इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री। ये आपको लाइन दिख रही होगी पूरी कंप्लीट। ये जो लाइन बनी हुई है इसके बीच वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया किसका है? उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, वार्म ट्रॉपिकल वाले एरियाज कहाँ आएंगे? इसके बीच बीच वाले जो मिडल वाला जो एरिया है, मतलब इक्वेटर के
23 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर, और इक्वेटर के 23.5 डिग्री नीचे वाले जो एरिया, मतलब जो बीच वाले इसके मिडल का जो एरिया है वो कौन सा होगा? वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन। ठीक है, ये मैंने शो किया हुआ है, आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चाहें तो आप अपने मैप में भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए, सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने आपको। उसके बाद देखिए सेकंड है दिस सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट। अब हॉट डेजर्ट कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे हॉट डेजर्ट, ये जो मैंने बीच में छोटी छोटी जो लाइन बनाई हुई है ना, ये वाली, ठीक है, ये जो कुछ बीच बीच में जो छोटी छोटी जो टुकड़े टुकड़े वाली जो लाइन बनी हुई है, चाहे हम दूसरे मार्कर से शो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला, जैसे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया जो बने हुए हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे जो टुकड़े वाइज जो एरिया बने हुए हैं, ये कौन से हैं? वार्म वाले। कौन कौन से? ये जो अलग अलग जो टुकड़े बने हुए हैं, ये कौन से वाले हैं? ये जो कौन से हैं? ये हॉट डेजर्ट वाले। कौन से वाले? ये हॉट डेजर्ट वाले। उसके बाद देखिए थर्ड है कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियन। अब देखिए जो ठंडे वाले जो हैं, जो ठंडे जो एरियाज हैं वो कौन कौन से? तो सिंपल सी बात है, ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हुए हैं, ये कौन से हैं? कौन से वाले हैं? ये कोल्ड वाले हैं। कौन से वाले हैं? ये कोल्ड वाले हैं। उसके बाद देखिए स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट इन हाई लैटिट्यूड, ये तो सिंपल सी बात है, सभी जानते हैं। तो ग्रीनलैंड और रशिया वाला जो एरिया आता है वो इसी में आते हैं, स्नो कवर्ड वाले एरियाज ही होते हैं। तो रशिया और ग्रीनलैंड, ठीक है, कौन सा? ये रशिया और ग्रीनलैंड, ये एरिया कौन से? स्नो कवर्ड वाले। और अंटार्कटिका और आर्कटिक तो आप जानते ही हैं, पोल के, एक तो पोल के जो कॉर्नर में है, ऊपर नीचे जो पोल है हमारे, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल के कॉर्नर में जो है वो बने हुए हैं, वो कौन से हैं? वो है हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 5 मेजर जो रीज़न दिए हुए थे कि हमने कंप्लीट किए। इसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है ये जो आपको जो जोन दिए हुए हैं, जो जोन बने हुए हैं, इनके टाइप, जो जोन हैं इनके भी टाइप हैं। वो टाइप कौन कौन से हैं उनको और देख लेते हैं एक बार। ये जो 5 मेजर रीजन जो हमको दिए हुए थे, या ये जोन हम इनको बोल सकते हैं। तो ये जो जोन हैं इनके भी कुछ प्रकार, हमको टाइप्स कुछ दिए हुए हैं। ये टाइप्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखिए कौन से टाइप ऑफ एयर मासेस, अभी हमने एयर मासेस तो देखा था ना, ये जोन तो देखे थे इनके हमने। एयर मासेस अब कौन कौन से हैं वो देखिए। फर्स्ट तो है मार्स टाइम ट्रॉपिकल। ओके, इसको लिखते हैं कैसे? स्मॉल m और कैपिटल T से इसको डिनोट करते हैं, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, देखिए उष्ण कटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, ओके। उसके बाद है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, है ना। स्मॉल c और कैपिटल T महासागरीय, उष्ण कटिबंधीय महासागरीय महाद्वीपीय, है ना, उष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय। उसके बाद देखिए थर्ड वाला जो है वो है मार्स टाइम पोलर। किसे डिनोट करेंगे इसको हम? स्मॉल m और कैपिटल P से, है ना, ध्रुवीय महासागरीय। क्या बोलेंगे इसको हम? ध्रुवीय महासागरीय। एंड देन जो है हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल पोलर, इसको किसे डिनोट करेंगे? CP, मतलब स्मॉल c और कैपिटल P से इसको डिनोट करेंगे, है ना, ध्रुवीय महाद्वीपीय। एंड देन नेक्स्ट लास्ट जो है हमारा कॉन्टिनेंटल,
आर्कटिक। किससे डिनोट करेंगे इसको हम? CA, स्मॉल सी एंड देन कैपिटल A। क्या बोलेंगे इसको? महाद्वीपीय आर्कटिक। क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय आर्कटिक। ठीक है, ये किसके रीजन है? ये जो हमारे 5 रीजन जो थे, एयर मासेज जो थे, हमारे 5 जो जोन दिए हुए थे हमारे ग्लोब में, उनके कुछ टाइप्स हैं। ये कौन कौन से? मार्च टाइम ट्रॉपिकल, इसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल m, और कैपिटल T से कॉन्टिनेंट। क्या है ये? कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, सॉरी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। इसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल c एंड कैपिटल T से। मैरीटाइम पोलर किससे डिनोट करेंगे? m और p। किससे डिनोट करना है? स्मॉल m और कैपिटल p से। कॉन्टिनेंटल पोलर स्मॉल c और कैपिटल p। उसके बाद कॉन्टिनेंटल आर्कटिक स्मॉल c और कैपिटल A। ओके, तो ये हमारे कुछ 5 टाइप्स इसके दिए हुए हैं, कुछ टाइप्स दिए हुए हैं इसके। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 रीजन। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। जो एयर मासेज जो थे वो हमारे कंप्लीट हुए। अब देखिए, जो पिछली क्लासेस थी उसमें कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किए थे, कुछ स्टूडेंट्स ने। तो वहाँ पे था कि जो प्रेशर और उसमें रिलेशन, टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन, तो ह्यूमन बीइंग है तो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। वहाँ पे क्या था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वो। यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर यहाँ पे घटेगा, ऐसा कुछ होगा। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। रिलेशन है तो वो क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। ठीक है, और यदि हम उसकी अब बात कर रहे हैं तो सी लेवल प्रेशर जो था हमारा, एक टॉपिक और देखा था उसमें था हमारा ये जो इक्वेटर है। क्वेश्चन था कुछ स्टूडेंट्स का कि यहाँ पे जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर ज़्यादा है और क्या है? प्रेशर यहाँ पे कम है। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? लो इक्वेटोरियल प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको? जो निम्न दाब, जो यहाँ पे क्या होता है, जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? कम होता है। क्या होता है यहाँ पे? कम होता है। क्यों होता है प्रेशर कम? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं रिलेशन। अभी मैंने आपको बताया है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा। और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है? बिकॉज सन की रेज यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्टली पड़ रही है। डायरेक्ट पड़ने की वजह से क्या होगा? जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा, इक्वेटर पे जो टेम्परेचर है वो कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके बाद देखिए जैसे जैसे वो क्या होती जाएंगी? स्प्रेड होती जाएगी। तो पहले ये कौन सा है? निम्न दाब। फिर क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर जैसे फिर धीरे कम होगा तो क्या होगा? जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, है ना। फिर टेम्परेचर क्या होगा? फिर बढ़ेगा, फिर वो घटेगा। तो मतलब क्या होगा? हाई पोलर, फिर लो पोलर, है ना, फिर हाई पोलर। तो ये सब चीज़ें हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है कि टेम्परेचर और प्रेशर में यहाँ पे जो रिलेशन है, यहाँ पे भी यही चीज़ है कि टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर घटेगा। मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, समानुपाती नहीं होते। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि अब और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली है, तो प्लीज़ यूज़ लीजिए उन सब चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा अब जो 10th चैप्टर है उसमें लास्ट 1 वीडियो हो रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये हुआ हमारा एयर मासेस कंप्लीट। जनरल इफेक्ट ओशंस के हमने देख लिए थे कि जो हमारी एयर जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो कैसे इफेक्ट डालती है, मतलब जो हवा है वो किस तरीके से इफेक्ट डालती है ओशंस पे। तो ये सब चीज़ें हमने स्टडी कर ली है। तो अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 10 को। तो आज का वीडियो हमारा यही एंड होता है। थैंक यू सो मच।